डॉक्टर राय, मैं आप ही से शुरू ये कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो विचारधारा की बात, जयंत चौधरी साहब ने तो स्पष्ट कर दिया कि कोई विचार, कह दिया कि राजनीतिक फायदा जहां मिलेगा वहां लोग चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही जाना चाहिए, वो उसको जस्टिफाई कर रहे थे। लेकिन अगर विचारधारा की कोई बात है तो आज की तारीख में वो शायद केवल और केवल कांग्रेस, और कांग्रेस में सबसे बड़े उस विचारधारा को पकड़ के चलने वाले राहुल गांधी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं अगर इंडिया गठबंधन के ओवरऑल उस पर एक चोट लगी है, थोड़ा लगा है कि वो, लेकिन कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस के लाख बुराई हो, मैं देख रहा हूं कि इधर लोगों का और भी वो बढ़ गया है कि कांग्रेस को ये करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को इसलिए करना चाहिए कि वही हमारी एक उम्मीद है। मैं थोड़ा आपसे इस पे समझ लूं कि जयंत चौधरी के जाने से कितना नुकसान, नीतीश जी का नुकसान तो आज मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी श्रवण कुमार जी के घर पे एक लंच था, उसमें दो अलग अलग सोर्स हैं। एक पेपर हिंदुस्तान कह रहा है कि 5 लोग नहीं आए, एक पेपर कह रहा है 15 विधायक नहीं पहुंचे नीतीश जी, लेकिन ये अलग अलग वर्जन है। एक वर्जन कॉमन है कि नीतीश जी 15 मिनट बाद आके गुस्से में आग बबूला होके पार्टी वो लंच छोड़ के चले गए। तो डॉक्टर राय, पहली चीज तो ये बता दीजिए कि जयंत के जी के जाने से इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस शनै शनै अपनी खोई जमीन धीरे धीरे वापस पाती जा रही है। डॉक्टर राय। आनंद जी, पहले तो बहुत अफसोस है नीतीश कुमार के जाने का भी और जयंत के जाने का भी। नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से की उपज हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ करके इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। ये भी सच है कि अगर कोई दो नाम बहुत चर्चा में थे कि दिल्ली में अगर सरकार बनेगी तो वो आगे होंगे, वो खड़गे साहब का और नीतीश कुमार का, तीसरा कोई नाम नहीं चल रहा था। नीतीश कुमार के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं थीं कि वो जिंदगी के इस अंतिम चरण में केंद्र सरकार के किसी बड़े ओहदे पर होते, लेकिन क्या लालच या क्या दबाव अब तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया। कोई तर्क, कोई कारण उनकी तरफ से भी नहीं आ पाया कि वो क्यों चले गए और क्या उनको हासिल होने वाला है, जबकि उनको भी ये पता है। खैर, मैंने तो बहुत पहले लिखा था एक बार कि नीतीश को बीजेपी निपटा देगी उस चुनाव से पहले, और बीजेपी ने नीतीश को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया पासवान के लड़के को, और नीतीश के तमाम विधायक हरवा दिए। चौधरी चरण सिंह का पोता, मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये अजीत सिंह से अलग निकलेगा। एक बार की बात है, अजीत सिंह जी कांग्रेस में थे, मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा, चौधरी साहब, एक आपसे इस बार आग्रह है कि अब आप कांग्रेस छोड़ के कहीं मत जाइएगा। कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा लीडर नहीं है जिसका व्यक्तिगत जनाधार हो, आपके पास है। आपके सहारे कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी और कांग्रेस पार्टी में हमेशा उत्तर प्रदेश के आप नंबर 1 लीडर रहेंगे, आपके हिसाब से पार्टी चलेगी। लेकिन थोड़े दिन बाद ही फिर वो बदल करके चले गए थे। तो उनकी बदला बदली का परिणाम ये हुआ कि पिता और पुत्र दोनों चुनाव हार गए और उनका वोट बैंक सारा भाजपा में चला गया। जयंत चौधरी अभी नौजवान है, अखिलेश यादव ने उनको राज्यसभा में भेजा है, उस राज्यसभा का अभी काफी टर्म बाकी है। तो अगर संसद की लालच है तो संसद में तो आप ऑलरेडी हैं, आपके पास अपर हाउस का एक फोरम है। अखिलेश ने टिकट आपको दे ही दिया था, अखिलेश के साथ समझौते में आपके एमएलए भी अच्छे खासे आ गए, उसके वजह से आपको एमएलसी वगैरह भी मिल जाता। तो फिर और क्या लालच, सिर्फ मंत्री बनना? तो नरेंद्र मोदी अभी तो मंत्री शायद बना नहीं पाएंगे क्योंकि चुनाव घोषित होने जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा के पहले तो मंत्री बनना नहीं है, और अगर अभी मंत्री नहीं बनना तो क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार रह ही जाएगी? तब आप क्या करेंगे? चौधरी साहब की विरासत, वो चौधरी साहब जिनकी सरकार को गिराने के लिए भाजपा ने क्या नहीं किया, वो चौधरी साहब जिनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया आरएसएस और भाजपा ने 1970 की जनता पार्टी में, और फिर चौधरी साहब को मोरारजी देसाई की सरकार से निकलवाने के लिए क्या क्या नहीं किया। दोबारा जब खुद अपने आप चौधरी साहब प्रधानमंत्री बन गए तो उनको क्या क्या उनके खिलाफ नहीं कहा। चौधरी साहब ने कहा तो ये कहा था कि भाजपा से संभल करके रहना, ये अगर आ जाएगी तो किसानों तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसा चौधरी साहब का वक्तव्य एक जमाने में था, बहुत पुरानी बात है। उस चौधरी साहब का पोता खुद, जिसके दादा की स्मृति को अक्षुण्ण रखने की कोशिश नहीं की गई और निकाल के अजीत सिंह को बाहर कर दिया गया, कम से कम उसको चौधरी चरण सिंह का स्मारक ही बना देते। कई लोगों के स्मारक बने हुए हैं।
वो नहीं किया गया। इसी जयंत पर जब हाथरस में लाठीचार्ज हुआ था, आप लोगों को भी याद होगा, कम से कम 15, 20, 25 ऐसे नौजवान थे जो जाकर के इनको घेर के खड़े हो गए, उनको तमाम लाठियां लगी। वो दृश्य मैंने देखा है। वो लाठियां खाते रहे लेकिन जयंत को बचाते रहे। उनकी लाठियों का हिसाब जयंत के पास है क्या? उन तमाम लड़कियों का जो जाट समाज से आती हैं और वो बैठी रही और पुलिस उनको घसीट के ले जा रही थी, क्या उनका हिसाब है क्या इनके पास? ये जो 700 किसान मर गए, चौधरी साहब तो किसानों के नेता थे, इनके बारे में कुछ जवाब है क्या जयंत के पास? एमएसपी भारतीय जनता पार्टी कब देगी? हाँ, अगर ऐसा कोई सवाल होता कि किसानों की कुछ मांगे मनवा लिया होता जयंत चौधरी ने, एमएसपी मानी गई होती, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मानी गई होती और नरेंद्र मोदी वादा करते कि दोबारा से वो काला किसान कानून नहीं लाएंगे, वो माफी मांगते 700 किसानों की मौत पर, और फिर जयंत चौधरी चले जाते तो हम कहते चलो ये किसानों के लिए कुछ करके गए हैं। जाट को केवल जाट नहीं कहा जाता, किसान कहा जाता है, और किसानों के नाम पर चौधरी साहब पूरे देश में जाने जाते हैं। किसानों की राजनीति करने के कारण इंदिरा गांधी के बाद पूरे देश में सबसे बड़े जनाधार वाले नेता थे चौधरी चरण सिंह। 8-9 प्रदेशों में उनके बड़ा जनाधार था और तमाम बड़े नेता उनके साथ थे। जब उन्होंने बनाया था, 7 जनों ने मिलकर बनाया था। तो आनंद जी, इसका चले जाना मुझे सचमुच बहुत दुखद लग रहा है। लेकिन आज ये बता दूं, नीतीश कुमार भी समाप्त हो जाएंगे और जयंत चौधरी भी समाप्त हो जाएंगे। जयंत चौधरी कहीं के नहीं बचेंगे। हो सकता है कि 1-2 एमपी सीट भाजपा के सहारे शायद निकल जाए, लेकिन उसके बाद की राजनीति जयंत चौधरी के लिए बहुत मुश्किल है। अपनी विश्वसनीयता इन्होंने खो दी है। जैसे नीतीश कुमार ने जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर अपने ऊपर कालिक पोत ली है, वैसे ही एक बड़ी कालिक जयंत चौधरी ने पोत ली है। जहां तक आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी का क्या नुकसान या फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी आप देख ही रहे हैं कि लोग जब जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, तो राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा निकाल रहे हैं और उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, वैचारिक यात्रा है। तो कांग्रेस पार्टी वैचारिक यात्रा पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर काम कर रही है। उसमें उसने 5 न्याय की बात की है। राहुल गांधी एक बड़ी मुहिम लेकर चले हैं, समाज परिवर्तन की, देश परिवर्तन की नई मुहिम लेकर चले हैं। तो नफा नुकसान इसमें नहीं आता। ये अब जनता को तय करना है कि राहुल गांधी जो लेकर चले हैं कि दिलों को जोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो, ये 5 न्याय प्राप्त करो, डरो मत, रुको मत, न्याय होने तक, ये जो उनका नारा है। उन्होंने किसानों का सवाल उठाया, मजदूरों का सवाल उठाया, महिलाओं का सवाल उठाया, नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल उठाया, देश पर चीन के कब्जे का सवाल उठाया। तमाम सवाल है और अग्निवीर का सवाल है। इन तमाम सवालों पर आखिर अग्निवीर कौन बनते हैं? इन्हीं इलाकों के लड़के बनते हैं जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। इसका जवाब जयंत चौधरी के पास नहीं है। तो राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जो सपना लेकर चल रहे हैं देश के लिए कि अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या करेंगे, ये तो अब जनता को तय करना है कि उसको जुमलों के मूर्ख बनाने वालों की सरकार चाहिए, जो 15 लाख दे रहे थे, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, जो 100 दिन में काला धन ला रहे थे और 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे। यानी कितनी 150-200 बातें इस तरह की कहीं नरेंद्र मोदी, और सारी झूठी साबित हुई। जो पाकिस्तान को लाल आंख दिखा रहे थे, चीन को लाल आंख दिखा रहे थे, और पाकिस्तान से एक के बदले में 100 सर ला रहे थे, और चीन उनकी लाल आंखें देख करके 2000 मील से ज्यादा जमीन घेर के बैठा हुआ है। और मेरी खबर अगर सही है तो हर रोज आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर रोजाना घुस जाता है, और ये आंख बंद किए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कह चुके हैं न कोई घुसा है न कोई आया है। अब इनकी हैसियत नहीं दुनिया के सामने कह सके कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली है। चीन को ये क्लीन चिट दे चुके हैं, और क्लीन चिट क्यों दे दी है सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि पीएम केयर फंड जो प्राइवेट फंड है, जिसका ऑडिट नहीं हो सकता, जिस पर आरटीआई नहीं हो सकती, लेकिन जिसके लिए हिंदुस्तान की फौज, सीआरपीएफ से लेकर के हिंदुस्तान के जितने सरकारी महकमे हैं, सबकी तनख्वाह काटी गई, और सबकी तनख्वाह काट करके पीएम केयर फंड में जमा कराया गया। तमाम पूंजीपतियों से बड़ी बड़ी रकमें उसमें जमा कराई गई। उसका आज तक हिसाब किताब नहीं है, वो पैसा कहाँ गया। और चीन से भी बड़ी अमाउंट उस पीएम केयर फंड में आया। हिसाब लेना पड़ेगा इसका नरेंद्र मोदी से कि क्या उसकी वजह से चुप है, सौदा क्या है आपका, और वो पैसा गया कहाँ। तो इस वक्त
इन सारी चीजों के बीच में लड़ाई है। देश का कर्जा 4 गुना बढ़ गया, देश का विकास रुक गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रही है, बेरोजगारी 50 साल की सबसे अधिक है। इन सारे सवालों पर और 450 का सिलेंडर आपने देने का वादा किया था, वो कहां दिया? जो वादे किए थे, इतने सारे वादे, तो क्या इतने सारे झूठ बोलने के बाद भी कोई आदमी 1 मिनट प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह सकता है? क्या उसको रहने का अधिकार है? और क्या जनता को उसको रहने देना चाहिए? तो अब आने वाले समय में यह जनता को फैसला करना है कि वो झूठे और बेईमानों के साथ है, वो देश को बेचने वालों के साथ है, वो देश पर चीन का कब्जा कराने वालों के साथ है, वो पाकिस्तान की बॉर्डर पर हर हफ्ते में 2-4 शहीद जवानों को शहीद करवाने वालों के साथ है, वो उनके साथ है जिन्होंने पुलवामा के बारे में आज तक नहीं बताया कि पुलवामा की शहादत कैसे हुई। इतने सारे देश के जितने भी मापदंड देख लिए जाए, सारे मापदंडों को देश के बर्बाद करने वाले लोगों का राज होना चाहिए। या जो राहुल गांधी के सपने हैं, न्याय के सपने, सामाजिक आर्थिक न्याय के सपने, राजनीतिक न्याय के सपने, लोकतंत्र को मजबूत करने का सपना, उसका राज होना चाहिए। अब ये जनता के मैदान में ये सारी चीजें, लड़ाई जनता के मैदान में जा चुकी है। हमें जनता की परीक्षा लेनी है कि 77 साल के लोकतंत्र में जनता भी प्रशिक्षित हुई और अपना भला बुरा देखना सीख पाई कि नहीं देख पाई। इसका जो भी परिणाम होगा वो जनता की सोच समझ का उसका इम्तिहान होगा। ये जी आनंद जी।